नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रखर आवाज शो। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप महापौर मुरारी लाल अग्रवाल जी। तो आइए मुरारी लाल अग्रवाल जी से कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जनसंघ से ही राजनीति में हैं, उसके बाद आप बीजेपी में आए, तो क्या आप बीजेपी से अभी तक संतुष्ट हैं, क्योंकि आप बहुत पुराने राजनेता हैं, या फिर अभी भी कोई बात है जो आपको संतुष्टि नहीं दे रही है? संतुष्ट तो होने या न होने का प्रश्न नहीं, मेरी अपनी पार्टी है। हम जनसंघ काल से, मैं बचपन से जनसंघ जुड़ा 1957 से। जी। मेरे गाँव में एक पूर्णमल शर्मा जी जनसंघ के दिए चुनाव लड़े। मेरा परिवार पूरा कांग्रेसी था, अकेला मैं जनसंघ को सपोर्ट करता था। जी। और मैं जाता, मेरे बाबा जी बहुत नाराज़ होते थे। मेरे चाचा एक बुआ के बेटे थे, वो एमएलए थे 1952 से। जी। फिर 1950 उनकी डेथ हो गई तो हमारे ताऊ जी आए, तो अब तक एमएलए हैं उसी परिवार से, कोई ना कोई। परंतु हम जनसंघ को बिलोंग किया। मैंने 1957 से, मैंने उनके चुनाव में, हम लोग बच्चे थे, दौड़ते थे, नारे लगाते जनसंघ के लिए। तो इस तरह से इसके बाद में जनसंघ भी साथ साथ में मैं संघ से जुड़ा रहा, शाखाओं में जाता था, शाखा में जो भी काम होता वो करता था। ये चलती थी गाड़ियाँ। फिर मैं मतलब गांव से फिर शहर में आया, नैनी में मैं रहने लगा। नैनी में अपना व्यापार करता था। थोड़ा व्यापार के कारण थोड़ा सा सपोर्ट बीच में कम हुआ, पर फिर मेरे को संघ के जो कार्यकर्ता जो वहाँ पर उन्होंने मेरे को रेगुलर किया, नियमित रूप से मैं शाखाएँ जाने लगा। और 1980 में फिर जनसंघ, एक बार जनसंघ उसमें जनता पार्टी मिली जी, विलय कर दिया जनता पार्टी में। फिर जनता पार्टी से जब फिर हम भाजपा बने, तब मैं भाजपा के, तो मतलब चेंज होने का मतलब नहीं, जनसंघ ही भाजपा हो गई। जी सर। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम अध्यक्ष थे, तो हम लोग, और संतुष्ट होने का तो कोई बात ही नहीं। हम तो गौरवान्वित हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य रहे जब कोई नहीं आता था इसमें जी। तो और आज हम उस पार्टी को लहलाते हुए देखना मेरे लिए गौरव की बात है। आज हमारे 16 करोड़ सदस्य हैं, जो पहले कभी हुआ नहीं करते। मैं नैनी में रहता था, अकेले मेरी गाड़ी में भाजपा का झंडा रहता था जी। फिर भी आज मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा हमारा परिवार हो गया जी। सर, ये काफ़ी लंबा सफ़र रहा आपका राजनीति में। तो सर, अगर बात की जाए तो उस समय आपातकाल भी आया, तब भी आप उस समय राजनीति में आए, तो आपको ऐसा कांग्रेस के समय में और आज के समय में क्या बदलाव दिखा कांग्रेस में? देखिए, इमरजेंसी की बात करें तो हम बाहर रह करके जो हमारे लोग अंदर चले गए थे, हम उनकी मदद करते थे, उनके घरों के हालचाल लेते थे, भाई आपकी क्या दिक्कत है, किसी को राशन पानी कम होता है पहुँचाते थे, किसी बच्चे को बीमार होता था उसकी इलाज करवाते थे। तो हम बाहर रह करके जो हमारे लोग अंदर हो गए थे उनकी मदद करते थे। नैनी सेंट्रल जेल बड़े बड़े नेता हमारे आते थे, उनसे भी कभी कभी मिलने का अवसर मिल जाता था। तो इमरजेंसी का तो ये था कि इमरजेंसी सभी परेशान थे, और इमरजेंसी जो जिस दिन से लगाई गई उसका परिणाम माननीय इंदिरा गांधी जी ने भोगा, दूसरे चुनाव में हार गए जी। बिल्कुल। फिर भाजपा, फिर क्या पूछा आपने? सर, कांग्रेस में क्या बदलाव आया इमरजेंसी से लेके अब तक का? कांग्रेस में जी, कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस पहले राजनीतिक पार्टी, पहली राजनीतिक पार्टी थी, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेसी थी। माननीय हेडगेवार भी कांग्रेस के ही सदस्य थे। और बाद में जो कांग्रेस में धीरे धीरे नीतिगत विचारों का जब डिफरेंसेज आया, विचारों में अंतर आया, तो माननीय हेडगेवार जी अलग हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस से थे, अलग हो गए। तो विचारों का अंतर जब आने लगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को प्रतिनिधित्व करने के लिए वो चाह रही थी कि हम एक शुचिता का वातावरण देश में लाएं, तो इसलिए वो संसद में अपना प्रतिनिधित्व चाह रही थी जी। तो उसी कारण से जनसंघ एक राजनीतिक पार्टी बनी, और जनसंघ ने अपना सफ़र शुरू किया। जनसंघ के बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। 2 सांसद थे हमारे, 2 से हम आज 300 से ज़्यादा सांसद हमारे हैं जी सर। तो इस तरह से कोई अंतर नहीं, जनसंघ की विचारधारा आज चल रही है। हमारे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनसंघ के, दीनदयाल उपाध्याय जी महामंत्री थे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा को परम आदरणीय यशस्वी विश्व में भारतीय संस्कृति की स्थापित करने वाले आज के हमारे प्रधानमंत्री जी, जो आज काशी में कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं बाबा शिव जी का, उन्होंने उन्हीं का उनकी जो नीतियाँ थी, अंत्योदय, अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को कैसे लाभ मिले। आप देख रही हैं अंतिम व्यक्ति को किस तरह से लाभ दिया जा रहा है। राशन
जो गरीब आदमी अंत्योदय योजना में मुफ्त अनाज, और जो नीचे का पायदान उसी को मिल रहा है ना, कोई बड़े वाले को तो नहीं मिल रहा है। नहीं। और 35 किलो अनाज मिलता है, और अच्छा राज्य सरकार अलग दे रही है, केंद्र सरकार अलग दे रही है, तो मतलब भरपूर अन्न दिया जा रहा है जी। तो भरपूर अन्न का मतलब पेट पूरा भरा जाता है। मनरेगा का जो पैसा, तो राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम 1 रुपया भेजते 15 पैसा पहुँचता है जी। जब माननीय मोदी जी ने हमसे कहा, जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो कि जन धन खाते खुलवाओ, हमें सब पता नहीं क्या विजन है माननीय जी का, पर हम खुलवा रहे थे। पर आज जन धन खाता भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट है। जो 15 पैसे मिलते थे अब पूरा 1 रुपया मिलता है। मनरेगा जो चला वो भी आम आदमी के उस हित में है, उसका पूरा पैसा पहले गायब हो जाता था, मजदूर को या मनरेगा का जो लाभार्थी था उसको नहीं मिलता था। आज पूरा पैसा जन धन खाते के कारण पूरा पैसा मिलता है जी सर। ये बड़ा बदलाव आपको देखने मिला। सर बात करें अगर प्रधानमंत्री मोदी की, तो उन्होंने कई वादे किए जो पूरे नहीं हो पाए, जैसे उसमें महंगाई और रोजगार बड़ा मुद्दा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मोदी जी जो काम करते हैं संकल्प के साथ करते हैं जी। आप हमारी पूजा पद्धति को देखिए, भारतीय संस्कृति की पूजा पद्धति, हम संकल्प लिखते हैं, जल्द आते पंडित जी पूजा करते, संकल्प दिलाते कि पूर्णता हो हमारा। तो संकल्प के साथ में कॉरिडोर की स्थापना शिलान्यास किया, पूरा हो गया। बिल्कुल। पहले जितने शिलान्यास होते थे, शिवानी जी या संगीता जी, पहले जितने शिलान्यास होते उनका उद्घाटन नहीं होता था जी। बिल्कुल, अब तो उद्घाटन भी माननीय मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, और समयबद्ध होता है। 33 महीने में कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया। सरयू की जो कल अभी 3-15 वो किया था माननीय जी ने, वो भी समयबद्ध हो गया। 70 साल से पेंडिंग थी वो योजना, उसको माननीय मोदी जी ने 4 साल में पूरा कर दिया। तो ये बड़ी बातें हैं जो आप कह रहे हो, उसके माननीय मोदी जी संकल्प लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, कभी उसको अधूरा नहीं छोड़ते। और सर आप पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का, खासकर युवाओं का मानना है कि राम मंदिर ना बनवा के ये शिक्षा पे ध्यान दिए होते, तो इसके बारे में आप क्या? राम मंदिर हमारा आस्था का प्रश्न है, बिना राम के भारत नहीं जी। बिल्कुल। बिना राम के हिंदू धर्म नहीं। राम हमारे देश निकल जाए हम बचेगा क्या? राम हमारा आस्था का पर्व है, हम अपने राम का स्थापना नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? राम मंदिर बना करके भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने एक सपना पूरे भारतीयों का जो था, जो हिंदुस्तानियों का जो हिंदू धर्म का जो सपना था वो पूरा किया। भगवान राम को अपने टेंट में रहते हुए देखा, उसको आज भव्य मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। मैं अपने को गौरवान्वित महता हूँ, मैंने उनके टेंट में दर्शन किए, अब मैं मंदिर में, भव्य मंदिर में जो विश्व का उसमें दर्शन करूँगा, ये बहुत गौरवशाली बात है जी। बिल्कुल। सर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती थी, तो आगे आपको क्या दिखता है 2022 में ऐसा कुछ होने वाला है? उससे ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे हम। हमने जितने वादे किए थे पूरा किया हमने। धारा 370 हटाने का किया हमने, 3 तलाक हटाने की वादा किया था हमने, राम मंदिर बनाने का वादा किया था। भले ही लोग कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय का फैसला, हम भी स्वागत करते हैं उच्चतम न्यायालय का। हम भी एक पार्टी बन के गए थे, हम भी अपने प्रयास कर रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात को सुना, हमारी बात को सही माना, राम मंदिर का निर्माण हो गया। तो इस तरह से जितने वादे हमने किए थे पार्टी ने, जितने, वो सब पूरे हुए। सर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कई दलों से गठबंधन कर रही है, तो इससे बीजेपी में कितनी चिंता है? कुछ भी चिंता नहीं है जी। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं 100 में 60 हमारा, बाकी 40 में बंटवारा जी। बिल्कुल। तो वो उनकी बात वो पहले भी वो कहते जब वो पिछले चुनाव में 2017 में वो पार्टी के अध्यक्ष थे, तभी उस तरह से कहते थे। तो उनका जो कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास, हम उसके साथ में हैं जी। सर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, कोई ध्रुवीकरण नहीं। हम अपनी काम कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहा है। वो मस्जिद में, मदरसे में पढ़ाते हैं बच्चों को, आतंकवाद पढ़ाते हैं। हम तो विद्यालय खोल रहे हैं, सब आओ पढ़ने, हम क्या किसी को मना करते? हम अच्छे अभी हम एम्स खोला जी, कई कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, कई यूनिवर्सिटी खोला मोदी जी ने, योगी जी ने। कितने यूनिवर्सिटीज़, कितना प्लेटफार्म दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। आपकी झलवा में आप रहते हो, IIIT वहाँ पर डॉक्टर जोशी ने कोई धर्म के आधार पर खोली थी क्या? IIIT में सब बच्चे पढ़ते हैं। तो कोई ध्रुवीकरण वाली बात नहीं। हम राष्ट्र हित में जो काम होता है, जो हमारी संस्कृति के हित में जो काम होता है, वो हम कर रहे हैं। कहीं ध्रुवीकरण की कोई बात नहीं। सबके सब समाज के लिए आप बताइए, जो आवास दिए जा रहे PM प्रधानमंत्री योजना, तो क्या बंटवारा होता है कि उसमें कि मुसलमानों को देंगे या किसी अन्य धर्म को नहीं देंगे? तो ऐसा नहीं, कुछ भी कोई ध्रुवीकरण नहीं है। सारा काम पूरे भारत के समाज के बिना किसी के भेदभाव के
काम किए जा रहे हैं। जितने लाभार्थी काम जो हित में हैं वो जो जिस तरह से उसको सब उसमें लाभान्वित होते हैं बिना किसी भेदभाव के। जी सर। सर आप एक खुद व्यापारी हैं और नोटबंदी आई, GST है, जिससे व्यापारी बहुत नाराज़ हैं। उन्हें लगता है कि ये फैसला मोदी सरकार का गलत था, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं व्यापारी हूँ और ये आप जो कह रही हैं कि नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी एक कारण था जी, और माननीय मोदी जी का कोई विजन था कि हमारे यहाँ काला धन पड़ा हुआ है, तो उसको एक स्टॉप करना चाह रहे थे। इसी कारण से हुआ का वो नोटबंदी हो गई, नोटबंदी बाद खुल गई, कोई किसी को दिक्कत नहीं। जिसके पास काला धन था वो उसको नुकसान हुआ तो हुआ, उसको कोई क्या कर सकता। व्यापारी का भी व्यापारी सम्मेलन में कराया, हमारे बड़े बड़े व्यापारी हमारे सम्मेलन में आए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी उसके चीफ गेस्ट थे, मैं उसका अध्यक्ष था। माननीय सिद्धार्थनाथ जी, माननीय नंदलाल गुप्ता नंदी जी, मेयर साहिब थी। बहुत सारे व्यापारी, मतलब जो अपने आप को बड़ा व्यापारी समझते हैं, सब उद्योगपति आए, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य आए उसमें। तो कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं। सब व्यापार पहले के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-2019 के चुनाव जब दोबारा चुन के आए, उन्हें 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की घोषणा की थी। माननीय मोदी जी ने 2019 के चुनाव के बाद में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था भारत में आएगी, इसकी एक घोषणा संकल्प लिया था। उसके अनुसार काम करना शुरू किया। बहुत दुर्भाग्य, और कई घोषणाएं उन्होंने की थी, जैसे बैंकों का वो किया था, मर्ज किया था 10 बैंकों 4 बैंकों में। इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं थी, मैं बताऊंगा लंबा हो जाएगा। तो फिर कोरोना कारण से वो स्पीड रुकी, और कोरोना खत्म होने के बाद में आर्थिक गतिविधियों में जिस गति से चलना चाहिए था उससे बहुत तेज़ गति से प्रभावित हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत विकास हुआ है। हमारा उत्तर प्रदेश जब पूरे देश में पहले 17वें-16वें स्थान पर, आज 5वें नंबर पर है। ये खुशी की बात है। हमारा प्रयागराज नंबर 1 में है पूरे स्टेट में। तो इस तरह से यदि उद्योगों में प्रगति नहीं होती तो ये कैसे हम 17वां से 5वें स्थान पर आ जाते। सर अगर बात की जाए तो आजकल डिजिटल हर चीज़ें चल रही हैं, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हो गया, तो इससे व्यापार पे आपको क्या प्रभाव दिखता है? व्यापार का प्रभाव सरकार के संज्ञान में है और मैंने भी इसको संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। और इसका जो भी होगा, मान लीजिए व्यापारी नाराज़ है, इसमें व्यापारी प्रभावित हो रहा है, तो उसके बारे में ज़रूर सरकार कुछ ना कुछ संज्ञान में लेगी, काम इसको जो भी काम हो करा। जी सर, देखा जाए तो शहर पश्चिमी और शहर दक्षिणी की कुछ सड़कें अभी भी बहुत ख़राब हैं, जबकि बीजेपी का ये 5वां साल पूरा भी होने वाला है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों है? आप दक्षिणी की पश्चिमी की बात करते हो, पश्चिमी में तो चुनाव के 2017 में था ही क्या। ये पश्चिमी में रहती हैं संगीता जी, इनको पूछिए क्या था वहाँ पर। न सड़क थी, न पानी था, न बिजली थी, कभी हुआ ही नहीं। मतलब 70 साल के इतिहास में, मैं तो यहीं के रहने वाला हूँ, पश्चिमी विधानसभा में कोई काम हुआ ही नहीं जी। क्योंकि भाजपा का कोई विधायक एक बार माननीय तीर्थराम कोहली जी बने थे, तो उनको बहुत शॉर्ट मौका मिला था। उसके अतिरिक्त कोई भाजपा नहीं था, तो भाजपा नहीं तो विकास नहीं जी। अब बताइए। जी सर, समाजवादी पार्टी कहती है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, हम काम करते हैं तो भाजपा सिर्फ फीता काटती है, तो इसके पीछे आप क्या कहना ये तो आप समझ रहे हो किसने कौन फीता काटता है। मैंने भी बताया कि भाजपा शिलान्यास करती है और भाजपा उद्घाटन करती है। हमारे योगी जी शिलान्यास करते हैं, वो फीता काटते हैं, मोदी जी शिलान्यास करते हैं, वो फीता काटते। कभी अखिलेश जी ने जो शिलान्यास किया उसका फीता कब काटा उन्होंने? वो तो कोई योजना करते नहीं थे, वो तो शिलान्यास। अब ये वाली योजना जो है, जो अभी जो कल मोदी जी ने उद्घाटन किया, सरयू नहर वाली, वो तो 40 साल पुरानी योजना है। क्या किसने लाया था और अब तक फीता तो हमने काटा उसका, हमने उसको बनाया जी। तो हम जो काम करते हैं हम उसको लोकार्पण भी करते हैं। सर आप बहुत दिनों से राजनीति में है, तो क्या आगे चल के आपका सफ़र अब खत्म होने वाला है या फिर अभी राजनीति का भी सफ़र खत्म होता है क्या? तो सर कोई चुनाव लड़ने की आप सोच रहे हैं? चुनाव लड़ना ही राजनीति थोड़ी है, पार्टी को सपोर्ट करना भी तो राजनीति। जी सर, बिल्कुल है। सर आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा, तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि गुंडा मुक्त शासन के लिए, भय मुक्त शासन के लिए जी, बहनों को भयमुक्त करने के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए जी, सद्भाव बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जिताएं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।
आप देख रहे थे हमारे साथ थे पूर्व उप महापौर मुरारी लाल अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में है, देश में है, और इनका कहना है कि अब प्रदेश में ऐसी कोई समस्या ज़्यादा नहीं है जो भाजपा सरकार उसका हल ना निकाल सकी हो। ऐसे ही कई जनप्रतिनिधियों से हम आपको मिलाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।